अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो हमें रिक्वायर होती हैं फॉर फाइलिंग ऑफ यूके वीज़ा फॉर दिस स्टडी पर्पस, और उसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर होते हैं वो मैंने आपको क्लियर किए थे। आज मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें बैंक स्टेटमेंट का है, क्योंकि अब जब इस स्टेज पे हम पहुंचते हैं तो हमारा जो वीज़े की सक्सेस है या रिफ्यूज़ल है वो सारा इसी क्रिटिकल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा होता है, जो है बैंक स्टेटमेंट। और बहुत सारे स्टूडेंट को इसका इशू भी आता है कुछ इसको इनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो वो फिर प्रॉपर वो प्रिपेयर नहीं होते, तो उसकी वजह से भी उनको प्रॉब्लम फेस होती हैं या उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इस पे मैं थोड़ी सी एक डिटेल वीडियो बनाऊं ताकि लोग एक अच्छी तरीके से प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करें और प्रेजेंट करें। इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपने प्रिपेयर तो कर लिया है, लेकिन आपसे प्रेजेंट करना भी एक प्रॉपर वे में उसको प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि वो आप पे कोई क्वेश्चन ना हो, कोई आपसे वो फर्दर क्यूरी ना करे, क्योंकि जब आप क्यूरी करते हैं तो उसकी जो जस्टिफिकेशन है वो एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि और सब तकरीबन जानते भी होंगे कि यूकेवीआई की रिक्वायरमेंट क्या है बैंक स्टेटमेंट के लिए। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है कि आपका जो रिक्वायर्ड फंड है वो शुड बी एट लीस्ट 28 डेज़, इट शुड बी कंसेक्टिव डेज़, कि 28 डेज़ तक आपने इसको मेंटेन करना है। लेकिन मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि ये 29 या 30 डेज़ का होना चाहिए और नॉट मोर देन 31 डेज़। तो ये आपके जो रिक्वायर्ड फंड है आपके अकाउंट में 28 दिन तक, कंसेक्टिव 28 दिन तक आपके पास वो होने चाहिए। वो आपका जो रिक्वायर्ड बैलेंस है वो उससे कम नहीं होना चाहिए। आप अपना अकाउंट यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट ट्रांजैक्शन, लेकिन वो आपके रिक्वायर्ड फंड से रिड्यूस नहीं होना चाहिए किसी सूरत भी। एक दिन भी अगर रिड्यूस हो गया तो वो आपके जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपके काम नहीं आएगी। तो जैसे मैंने कहा, रिकमेंड किया है कि ये आप 29 या 30 डेज़ की इसकी जनरेट करनी चाहिए। और जब आप वीज़ा फाइल करते हैं तो जो बैंक स्टेटमेंट की वैलिडिटी है वो 31 डेज़ उन्होंने कहा है कि 31 डेज़ तक ये वैलिड होने चाहिए। कि लेट्स से कि अगर आप आज 14 अगस्त है और आज आप वीज़ा फाइल किया है एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन की डेट है वो है जब आप बायोमेट्रिक्स देते हैं वीएफएस में, उस डेट से 31 डेज़ के अंदर आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो वैलिड होनी, उसी डेज़ की होनी चाहिए, फिर वो वैलिड कंसीडर होगी। तो ये तो बात हो गई इस पे कि ये इसकी वैलिडिटी क्या होनी चाहिए, किससे होना चाहिए। इसमें एक और चीज़ जो, और अब हम बात कर लें फंड्स की कि आपके फ़ंड किस तरह कैलकुलेट होंगे। फ़ंड में सबसे पहले आपका जो ट्यूशन फ़ीस है, इनिशियली कैश के टाइम आपने एक डिपॉज़िट किया होता है, यूजुअली जो 5000 है या कोई 7000 कर रहा है या 4000 कर रहा है, वो आपके जो बैंक स्टेटमेंट के फ़ंड से उसको आपने माइनस कर लेना है। बाकी जो आपका बैलेंस ट्यूशन फ़ीस रहेगी, मेरे केस में 8000 रहती है, तो वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में जाएगी, प्लस आपका लिविंग कॉस्ट आएगा। तो लिविंग कॉस्ट है, अगर आप लंदन में है तो आपकी जो लिविंग कॉस्ट है 1334 पर मंथ बनेगी, और आपने 9 मंथ के हिसाब से इसको मैनेज करना है, अरेंज करना है, तो वो इट विल बी 12,006 पाउंड बनेगी। अगर आप आउटसाइड लंदन आपका एडमिशन हुआ है, आपने शिफ्ट होना है, तो उसकी या आपकी यूनिवर्सिटी है तो उसके लिए 1023 पर मंथ है, और 9 मंथ के हिसाब से ये 9207 पाउंड बनेगी, ये पर स्टूडेंट है। अगर आप डिपेंडेंट के लिए डिपेंडेंट को भी साथ अप्लाई कर रहे हैं
تو اگر لندن میں ہے تو آپ کا ڈپینڈنٹ کا پر پرسن جو لیونگ کاسٹ پر منتھ بنے گی وہ 845 پاؤنڈ بنے گی، اور 9 منتھ کے حساب سے 7605، اور اگر آؤٹ سائڈ لندن ہے تو 680 پر منتھ ہے پر پرسن، پر 9 منتھ 6120۔ تو یہ آپ نے اپنے پر ڈپینڈنٹ کے حساب سے آپ کی یہ بینک سٹیٹمنٹ مینیج ہوگی، اور اس کا جو ریٹ پاؤنڈ کا ریٹ چلے گا پاکستان کے حساب سے وہ اس دن کیلکولیٹ ہوگا جس دن آپ نے پی ایف ایس میں بائیو میٹرک دے گی، کیونکہ وہ آپ کی سبمیشن ڈیٹ کنسیڈر کی جاتی ہے جب آپ بائیو میٹرک دیتے ہیں وی ایف ایس میں۔ اور اس کا میں نے لنک بھی ساتھ میں نے ایک نوٹس بھی بنائے ہیں جو آپ کے اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ انڈرسٹینڈ بھی کر لیں اور اپنے پاس ریکارڈ بھی کر لیں کہ آپ کو کیا ریکوائرمنٹ چاہیے ہوگی۔ تو اس میں میں نے جو ایک لنک بھی دیا ہوا ہے جہاں سے وہ UKVI آپ کا جو ریٹ ہے وہ کیلکولیٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس بھی میں نے بنائے ہیں جو آپ کو ویڈیو کے آخر میں نوٹس کی شکل میں مل جائیں گے، کہ ہم نے کیا کیا ٹیکنیک یوز کرنی ہے یا کیا کیا امپورٹنٹ پوائنٹ ہم نے ریممبر کرنے ہیں جب بینک سٹیٹمنٹ بنانی ہے اور بینک سٹیٹمنٹ جنریٹ کرنی ہے۔ آپ کے جو فنڈ ہیں وہ جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس سے زیادہ ہمیشہ ہونی چاہیے، کیونکہ کرنسی بہت فلکچویٹ کر رہی ہے پاکستان میں، تو آپ نے 5 پاؤنڈ کا ڈفرینس رکھنا ہے ایٹ لیسٹ، ہو سکے تو زیادہ رکھ لیں، لیکن آپ 5 جو روپیز کا آپ نے ڈفرینس رکھنا ہے، تاکہ ان کیس اگر رائز ہوتی ہے پاؤنڈ کی اگینسٹ روپیز تو آپ کو ایشو نہ ہو۔ اور جو سب سے مین پوائنٹ ہے، اور اس میرے ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ موسٹ آف دی جو اسٹوڈنٹ ہے اپلیکینٹ کو جو ایشو پیش آتا ہے ڈورنگ بینک سٹیٹمنٹ، وہ یہ ہے کہ کیونکہ موسٹلی جو لوگ ہیں وہ جو بینک سٹیٹمنٹ مینیج کرتے ہیں تو وہ لارج ڈپازٹ کے ہی تھرو کی جاتا ہے، کسی سے مینیج کر کے بینک سٹیٹمنٹ ارینج کی جاتی ہے۔ تو جب وہ بینک سٹیٹمنٹ پریپیئر کی جاتی ہے تو اس ٹائم اس میں وہ بینک سٹیٹمنٹ میں لارج ڈپازٹ شو کرا دیتے ہیں، تو وہ اس کی جسٹیفیکیشن مانگتے ہیں کہ، اور لارج ڈپازٹ میں آپ اس طرح کنسیڈر کر رہے ہیں یہ 2 to 3 لاکھ، اس کو لارج ڈپازٹ میں کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ وہ آپ اگر سلولی مینیج کر رہے ہیں، اس میں ڈپازٹ کر رہے ہیں تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے ایک ہی وقت میں اس میں کافی پیسے رکھے ہیں، لیٹ سے 3 ملین 4 ملین، تو وہ پھر ایشو بن سکتا ہے اگر وہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ میں شو ہو رہا ہے۔ آپ کوشش یہ کریں کہ ایک دن کا آپ ویٹ کر لیں اور اس سے نیکسٹ ڈے کی آپ بینک سٹیٹمنٹ ایشو کروائیں، تاکہ وہ جو آپ کا لارج ڈپازٹ تھا 3 ملین 4 ملین جتنا بھی ہے 8 ملین 9 ملین، وہ آپ کی بیلنس میں شو ہو کہ آلریڈی آپ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے پڑے ہوئے تھے۔ لیٹ سے اگر آپ نے 1 اگست کو اس میں ڈپازٹ کیا ہے اور آپ 29 ڈیز کی جنریٹ کر رہے ہیں، تو آپ 29 اگست کو بینک سٹیٹمنٹ نہ نکلوائیں، بلکہ آپ وہ ایشو کروائیں 30 اگست کو، تاکہ وہ آپ کی 2 اگست سے 30 اگست تک جائے یا 31 اگست تک جائے، تو وہ 29 ڈیز 28 ڈیز آپ کے پورے ہو جائیں۔ تو اور اس میں آپ کا جو بیلنس ہے وہ آلریڈی اس میں شو ہو رہا ہوگا، تو وہ آپ سے کویسچن نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ کویسچن ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا جو پروسیس ہے وہ ڈیلے میں چلا جاتا ہے، جس میں ناٹ اسٹیٹ فارورڈ ای میل آنے کا بھی کافی چانسز ہے، اور آپ نے اس کے لیے پروف بھی رکھنے ہیں۔ اور جیسے کل بھی اپنی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ جو پروف ہے فار جسٹیفیکیشن آف یور بیلنس ان دا بینک سٹیٹمنٹ، وہ تھرو آپ صرف سیل ڈیڈ ہی دے سکتے ہیں۔ وہ آپ کی پراپرٹی بھی کی ہو سکتی ہے، آپ کی کار سیل کی ہو سکتی ہے، کوئی گولڈ سیل کی، اور کوئی وہ جسٹیفیکیشن نہ آپ کو دینی چاہیے، نہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو وہ پھر آپ کے لیے بعد میں پرابلم بن سکتی ہے اور آپ کا ویزا ڈیلے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم
UKVI को कोई क्वेश्चन रेज़ करने ही ना दें और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हमारी एप्लीकेशन एक प्रॉपर वे में सब डॉक्यूमेंट उसमें प्रिपेयर होंगे तो हमारा प्रोसेस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह हमें वीज़ा भी अवार्ड हो जाएगा। अब मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड वीज़ा अप्लाई किया था और मेरी डॉक्यूमेंटेशन सारी प्रॉपर थी और मुझे विद इन 4 वर्किंग डेज वीज़ा भी ग्रांट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है हम कल को हम काश करते रहें। इससे बेहतर ये है कि आज हम एक अच्छी चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे हमें वो एक दिन डिले भी हो जाए तो वो हमें वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप में कुछ मिस्टेक आ जाती है तो वो आपका केस वीक 1 वीक 2 वीक डिले हो सकता है, जो काफ़ी एक प्रॉब्लम बनती है। और इसके अलावा जब आपने एक बैंक स्टेटमेंट सबमिट कर दी है तो आपने वीज़ा एप्लीकेशन जब तक आपका डिसीजन नहीं आ जाता आपने फ़ंड वहाँ से विड्रॉ नहीं करने, क्योंकि वो फिर आपकी वेरिफिकेशन भी हो सकती है। अगर खुदा न खासा कोई इशू आता है तो आपके पास वो फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए टाइम हो, क्योंकि आप जो एप्लीकेशन है किसी टाइम भी दोबारा सबमिट कर सकते हैं अगर आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। और एक और बात कि बैंक स्टेटमेंट आपसे UK बॉर्डर पे भी चेक की जा सकती है और इसके लिए भी आपने प्रिपेयर रखना है अपने पेपर कि जब आप पाकिस्तान से UK ट्रैवल करें तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो, ताकि वहाँ अगर वो पूछें तो आप प्रेजेंट करें कि भाई आपके पास रिक्वायर्ड फंड्स हैं जिसके पे आपको वीज़ा ग्रांट किया जाता है। इसके अलावा कुछ कंसेंट लेटर भी होते हैं जो अगर आप फादर की बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको फादर से कंसेंट लेटर चाहिए कि भाई मैं उनका जो बैंक स्टेटमेंट है उनमें जो पेमेंट है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप डिपेंडेंट के लिए बच्चे हैं, बच्चों के लिए भी आपने कंसेंट लेटर, फाइनेंशियल कंसेंट लेटर भी बनाना है कि जिसके नाम पे बैंक स्टेटमेंट है वो कंसेंट दे रहा है बच्चों को कि भाई उनकी जो लिविंग कॉस्ट है या उधर जो UK में जो स्टे है उसको वो हम इसकी इजाज़त देते हैं। उसके अलावा बच्चों के लिए एक और कंसेंट लेटर भी होता है पेरेंट्स की तरफ से कि भाई हम दोनों पेरेंट्स अपने बच्चों को अलाउ कर रहे हैं कि ये हमारे साथ ट्रैवल या UK के लिए ये ट्रैवल करें। होपफुली आपको इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी जो स्टेज चल रही है ये वीज़ा फाइलिंग है और उसके अलावा हमने यहाँ से ट्रैवल करना है, उसके लिए क्या इशू होते हैं, बुकिंग करवानी है वहाँ के अकोमोडेशन के हवाले से, और एक दो और टॉपिक हैं जिसका बैंक स्टेटमेंट हो गया। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा स्टडी गैप पे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है जिसको क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो ग्रेजुएट्स के पोस्ट ग्रेजुएट के होते हैं वो वर्किंग में होते हैं। मेरे पास भी मेरा भी 7 ईयर का गैप था, तो वो थ्रू हमने उसके बारे में भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको प्रॉपर उसमें गाइड करूंगा। ओके, काइंडली मेरा जो इस YouTube चैनल को आप लाइक किए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।